अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, अब हम वीकली बेसिस पे डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं। आई मीन आई ट्राइड माय बेस्ट के एज़ पर माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मैं आपके साथ जो है वो सब शेयर कर सकूं, और ऑल्सो जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी कर सकूं। अब कुछ एक दो कन्फ्यूजन है, आई थॉट कि मैं इसको एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। एक तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेके कुछ कन्फ्यूजन है कि क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और किस गोल्ड प्रोडक्ट में करनी चाहिए। और इसी तरह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया एक साहब का, वो एज 40 to 55 में, वो कमेंट में है, आप देख भी लीजिएगा, जिसमें उन्होंने बोला है कि एक 50,000 की सैलरी में आप कहते हैं कि जी फिक्स्ड ख़र्चा 65 हो और 35% इन्वेस्ट करें, पर इधर तो रोटी बिल और बच्चों की फ़ीसें पूरी नहीं हो रही, तो हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है? तो आई थॉट कि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं मज़ीद कि इससे क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले है कि वाई इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप सबसे पहले ज़हन में रखें कि क्या क्या गोल्ड के बेनिफिट हैं। एक तो यानी इन्फ्लेशन जो जब भी बढ़ती है ना, तो ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अच्छी तरह, यानी महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ऐसा एसेट है कि जो कि स्टेबल रहता है आपका, इसकी वैल्यू कम नहीं होती है। तो इफ़ यू हैव, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ ही होगी। तो इन्फ्लेशन के लिए ये एक अच्छा कमोडिटी है जिसको आप अपने पास रख सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन, यानी कि अगर आप गोल्ड जो है उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका रिस्क जो होता है ना वो बहुत हद तक कम हो जाता है, लेस हो जाता है। क्योंकि जितनी जल्दी इक्विटी यानी शेयर जो ऊपर नीचे होते हैं, गोल्ड इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये आपके पोर्टफोलियो को जो है वो स्टेबल रखता है, और आप और वैसे भी, और यानी कि और रिस्क जो इंक्रीज़ होता है आपकी जो रिटर्न है वो भी उसी लिहाज से। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कैसे ऑलमोस्ट 3,000 पे चला गया है। और तो इसका मतलब क्या है कि हर टाइम में लोग गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और विच इज़ माय रिकमेंडेशन टू एवरीवन कि आप भी कुछ हिस्सा गोल्ड के अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। वो कैसे करना चाहिए आई विल एक्सप्लेन। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू के गोल्ड हिस्टोरिकली मेंटेन करता है ओवर टाइम, मेकिंग अ रिलायबल स्टोर ऑफ वैल्यू। एब्सोल्युटली, जो आज से 20 साल पहले सोना लिया था या 30 साल पहले लिया था, उसकी वैल्यू बढ़ी है, कम तो नहीं हो गई ना। तो जैसे आपको, अगर आप पेरेंट्स को देखें, इवन आप सन 2000 में देखें कि कितने का था और आज कितने का है, तो ग्रेजुअली इसने बढ़ना ही है। ठीक है, स्पीड समथिंग स्लो हो जाती है इसके बढ़ने की, पर इसने तो बढ़ना ही बढ़ना है। लिक्विडिटी, यानी कि जब मर्जी आप इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेफ हेवन एसेट, ठीक है, कि जो भी इकॉनमी में हो जाए, जैसा मर्जी रिसेशंस आ जाए, ये एसेट सबसे सेफ ही माना जाता है। तो आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि यार कि ये मुझे नुकसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली इट्स अ वन ऑफ दैम। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसकी जो प्राइस की मूवमेंट होती है ना, वो भी ऐसे नहीं होती जैसे बॉन्ड और स्टॉक, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, बड़ा स्टेबल होकर चल रहा होता है। फिर टेंजिबल एसेट है, ठीक है, यानी कि फिजिकल एसेट है, खाली ऐप के अंदर नहीं है जैसे हम स्टॉक्स में देख रहे होते हैं मार्केट गिर गई है वो। तो इफ़ यू आर इन म्यूचुअल फंड देन डेफिनेटली, बट इफ़ यू आर नॉट इन म्यूचुअल फंड, यू कैन सेव लाइक अ क्वाइंस और इसके गोल्ड बार जो होते हैं। मैं ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसको जब बिल्ड किया जाता है उसमें फिर मिलावट भी की जाती है उसको डिज़ाइन करने के लिए। तो मैं प्योर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक चार्ट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, देखो इसकी ग्रोथ क्या फैंटास्टिक है। 2015 से 2025, 10 साल। तो 2015 में ये तकरीबन $1200 पे था, और अब आप देख ले हो ग्रेजुअली इसने क्या किया है, वापस नहीं आया। इधर ये इसका लो है, ठीक है, 15-16, उसके बाद इसने वापसी नहीं दी है। फ्लक्चुएट होता है, लेकिन चार्ट चेक करो, ये देखो स्मूथ। और इस टाइम जो इसकी February 23 की प्राइस है तकरीबन ऑलमोस्ट ये 293,972 जो मैंने लास्ट लिया है, तो ऑलमोस्ट आप देखो तो 1740 to 82% इसने इंक्रीज लिया। तो दैट्स द अमेजिंग एसेट, राइट।
अगर पोर्टफोलियो में भी होता तो कितनी अच्छी ग्रोथ दी आ रही हो, तो अगर सपोज आपने इसमें एसआईपी ही की होती इसके ईटीएफ में, तो उसमें भी कितनी अच्छी ग्रोथ मिलनी थी। लेकिन ये एक ग्राफ आपको अप्रोच बताता है कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है। फिर कैसे आपने करना है इसमें। अब लोग तो फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि आपने कॉइन या बार खरीदने हैं, ठीक है, जैसे बिस्कुट कहते हैं या कॉइन्स, ट्राई टू बाय दैट वन, नॉट ज्वेलरी। क्योंकि ज्वेलरी को बाइंग करना और रीसेल करने में बहुत फ़र्क है। रीसेल में अमूमन जो सुनारे होते हैं वो अपना मुनाफा वगैरह काटते हैं और आपको कम ही देते हैं। तो जितने में आपने बाय किया होगा, कोई भी आप सेट देख लो, चेन देख लो, जितने भी आपने बाय किया होगा, हाँ गोल्ड की प्राइस बढ़ जाए वो अलग चीज़ है। अगर सेम प्राइस है तो आप उसको आज खरीदो, कल वापस बेचने जाओ वो आपको लॉस में ही खरीदेगा आपसे, ठीक है, अगर प्राइस सेम होगी। तो ज्वेलरी में रिकमेंड नहीं करता, गोल्ड कॉइन्स। फिर गोल्ड ईटीएफ होते हैं, ठीक है, दैट प्राइस को ट्रैक करते हैं। ये आई थिंक पीएसएक्स में नहीं है लेकिन इंटरनेशनली ये होते हैं, ठीक है। या फिर गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज गोल्ड को बनाती हैं, ये भी इंटरनेशनली जो है वो अवेलेबल हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूंगा। फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड है, ये तो आप लोगों के पास भी, पाकिस्तान में भी, यानी एमजीएफ, महाना गोल्ड फंड के नाम से जो है वो है। अब रिस्क क्या हो सकता है कंपैरेटिवली, ये उस तरह तो नहीं चलता जिस तरह स्टॉक्स चलते हैं, लेकिन ये है कि अगर एक जगह पर रुक जाता है तो थोड़ा टाइम लेता है, तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होती है आपको, ठीक है। बाकी रिस्की होता है, कोई गारंटी नहीं है। मैंने तो फिलहाल नहीं देखा कि अगर आप, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा टाइम आएगा कि गोल्ड गिर गिर के वापस 1200 पे आ जाएगा, क्योंकि अगर इतने साल नहीं 1200 पे आया तो दोबारा तो आने से रहा। हाँ ये वैल्यूज़ हो सकती हैं कुछ 2600 3000 पे रहे, लेकिन यू नो इट्स वर्क लाइक दैट वे। तो ये कुछ रिस्क होते हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, और बाकी जो है वो नहीं है। बाकी डेफिनेटली सेफ्टी है, अगर आपके पास कॉइन्स या बार्स हैं तो घर में मत रखना, इसको बैंक लॉकर्स में रखो, क्योंकि जाहिर ही बात है जिसकी जेब में ही उसके ही हैं। तो ये एक चीज़ है। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, महान आपके पास पाकिस्तान में मेज़ान वालों का जो मेज़ान गोल्ड फंड है, आप उसमें अपनी एसआईपी करें, इट इज़ वन ऑफ बेस्ट। तो आई थिंक कुछ हद तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरनेशनली गोल्ड कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, केस स्टडी आई है, मैंने आई थॉट मैं उसको भी कवर कर दूं। तो किसी साहब ने जो है वो मैं आपको पहले क्वेश्चन बताता हूँ और फिर मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन था, मुझे लेके मैं फ़ोन से ही पढ़ देता हूँ कि अली भाई वैसे तो आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं, ये वकास शेख साहब हैं, लेकिन आप अब मुझे ये बात बताएं कि 50,000 आमदनी में से आप कह रहे हैं कि 65% जो है वो अपने अखराजात के लिए रखें और रखें, ठीक है। आपकी अकल मानने के लिए तैयार है कि 36-37 हज़ार रुपये में घरदारी भी चलेगी और बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी जाएगी और बिजली के बिल भी जाएंगे और बाकी मामला इन्वेस्टमेंट के लिए भी बच जाएंगे। देखो, आप इन्वेस्टमेंट की अप्रोच को जो है वो, मेरा ख्याल शायद मैं ही सही तरह आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको, मैं दोबारा बताता हूँ। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप 35% करो, ये होते हैं आइडियल सिनेरियो, ठीक है। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है। लेट्स कम टू, मैं अज्यूम करता हूँ आज मिनिमम चल के, सपोज मैं मानता हूँ आपके पास 1000 महीने का तो बचेगा। देखो, अगर आप कहते हो कि अली भाई मेरी तो 50,000 इनकम है और 50,000 ही खर्चा, भाई फिर तो कोई हल नहीं, फिर तो दुनिया का कोई भी सीपीए इन्वेस्टर कर नहीं सकता। अब उस सूरत में अगर आपकी 50,000 ही इनकम है, 50,000 ही खर्चा है, या 50,000 इनकम है 60,000 खर्चा है, तो देन यू हैव टू फिगर आउट क्या ऑप्शन है, खर्चे कम करो या इनकम बढ़ाओ। तो हमें बताया जाता है ये एक आइडियल सिचुएशन होती है जिसके मुताबिक अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो देन आप इस तरह प्लानिंग करें। अगर आप इसमें फॉल नहीं करते, जैसे आप बता रहे हैं कि जी कि जैसे अब ये मैं आपकी मिसाल ही मान के चल रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी अगर 50,000 की सैलरी है तो 65% बनता है 32,500 और उसका 35 बनता है 17,500, और आप कह रहे हैं और डेफिनेटली जो 65% फिक्स इनकम है उसमें बिल भी पे करने, रेंट भी करना है, ग्रॉसरी, किड्स एजुकेशन, इंश्योरेंस सब कुछ देना है। आई टोटली एग्री, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके ये खर्चे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप इसी प्लानिंग पे चलते जाएंगे
तो कभी सेविंग भी नहीं कर पाएंगे, कोई इक्विटी नहीं होगी, कोई म्यूचुअल फंड नहीं होगा। वक्त तो ऐसे भाग रहा है, ठीक है कि नहीं? टाइम फ्लाई कर रहा है। आज आप 20 के हैं, कल आप 30 के हैं, परसों आप 40 के हैं, इस तरह ही मिसाल बनती है ना। तो इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई ज़ीरो, आप हो गए रिटायर। रिटायर होने के बाद आप बन गए बच्चों पे लाइबिलिटी। अब आपने बोला कि यार देखो, मैंने सारी उम्र कमाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हारी शादियां की, ये किया वो किया, बहुत है, आपने आपने किया है। लेकिन अब उस पर है कि वो मानता है कि नहीं मानता। अब हर बच्चे तो नहीं मानते। अब कितनी मिसालें आपके सराउंडिंग में हैं, कितनी की इज्जतें हो रही हैं आपके राइट लेफ्ट में। तो भैया इज्जत उसी की होगी जिसके पास कुछ ना कुछ अपने रिटायरमेंट के लिए होगा। जो टोटल लाइबिलिटी बन जाएगा उसको 2 रुपये 5 रुपये रोज़ दे देंगे, और जी आप ये सिगरेट पी लें जाके, और सारा दिन गली में बैठे रहें, रात को आके सो जाए। या नो, आपको ये चीज़ चेंज करनी है। आप देख रहे हो ना, ये हुआ है हमारी सोसाइटीज़ में। अब मैं जब जाता हूँ, विज़िट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कैसे गलियों में, शहरों में बेचारे सुबह सुबह उनको घर वाले निकाल देते हैं नाश्ता करा के, सारा दिन बाहर बैठे हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, शाम को घर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं, कोई इनपुट नहीं। वजह क्या है कि बैंक में पैसा नहीं है, इसलिए रिस्पेक्ट भी नहीं है। तो पैसा होगा तो रिस्पेक्ट भी होगी। अब क्या करना है? अब अगर आप ये कहेंगे ये तो खर्चे चलते रहेंगे, ठीक है, अब मैं आपको क्या कहता हूं कि आप जो है वो इसी चीज़ को लेके चलें, ठीक है। आप मान लिया कि आपका 50,000 इनकम है, 50 ही खर्चा है, ठीक है। अब ये मान लिया। अब मैं आपको कहता हूं कि यार ऐसा करो, तुम एक सेकंड जॉब करो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। अब सेकंड जॉब में क्या करो? तुम ट्यूशन पढ़ाओ, तुम ये फूड पांडा कर लो, ऊबर का ड्राइव, ऊबर फूड डिलीवरी कर लो, ठीक है ना, पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लो, या कोई भी दोस्त का रेस्टोरेंट है उसके शाम को जाके उसके अकाउंटेंट बन जाओ, कुछ सेकंड जॉब कर लो। टारगेट क्या रखो? मिनिमम 5,000 महीना। छोड़ो 35%, 40%। मैं तो उनमें से हूं जो आपको कहता हूं कि आप 1,000 भी अगर कमा सकते हो तो उसको भी स्टार्ट करो, छोड़ दो 17,500। ये ऑप्शन है। ये मेरा एक तरह का है कि अगर आपके पास 1,000 आ रहा है महीने का, तो आप कुछ ना करें, आप महाना सेव प्लस में लगा दें बस। आपके पास, मैं मानने को चाह रहा हूं 1,000 है और आपने महाना सेव प्लस में लगा दी। अब देखो कंपाउंडिंग की पावर क्या है। आपने अगर 1,000 सेव किया, ठीक है, मैं 20 साल चल रहा हूं कि आप 20 साल सिर्फ 1,000 ही सेव कर रहे हो। यू नो कि वैसे कि अगर आप 20 साल 1,000 सेव कर रहे हो और 12% की रिटर्न मिले, तो एक मिसाल है कि आपका जो 1,000 है ना, 20 साल के बाद वो आपका प्रिंसिपल 2,40,000 बन जाएगा, और आपका रिटर्न जो होगा वो 4,53,439, 4.5 लाख। क्या किया? 1,000। लेकिन इसमें क्या है, आपको डिसिप्लिन नजर आ रहा है। और किसी जगह पे आप 1,000 साइड पे रख लो, गद्दे में रख लो, बैंक में रख लो, ऐसे रिटर्न नहीं मिलने वाली। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आपके पास 1,000 बच रहा है, अगर तो जीरो बच रहा है तो उसका तो कोई हल ही नहीं है। आप मुझे कहो कि जी मेरी 50,000 सैलरी है, 50,000 ही खर्चा है, मैं कहां से लगाऊं? मैं कहूंगा वाकई भाई को नहीं लगने वाला। तो उसका आप फिर आप कहोगे आप क्या क्या करूं? मैं कहूंगा भाई सेकंड जॉब करो, ठीक है ना। मैं भी जहां यहां पर रहता, मैंने 18-18 घंटे काम किया। 4 साल मैंने 16 से 17 घंटे काम किया टोटल, बिलीव मी। तो मैं जब आया था, मैं अपनी स्टडी भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था। तो टाइम आते हैं, आप भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम देख लो और जस्ट मूव ऑन। तो अगर आपके पास 2,000 महीने का आ रहा है, फिर आप एक रीट यानी डीसीआर जो है स्टॉक मार्केट में ओपन खोलो और 1,000 इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। अगर आपके पास 3,000 आ रहा है तो मिज़ान इस्लामिक फ़ंड ले लो, अगर इस्लामिक में रहना है। इस्लामिक में नहीं रहना, नॉन इस्लामिक में आना, तो यूबीएल का इक्विटी ले लो। अगर फिर 1,000 और बच रहा है तो एमजीएफ में मिज़ाना गोल्ड फंड ले लो। मैं कहता ही नहीं इससे ज़्यादा। तो अगर 5,000 महीने का आ रहा है, बस इनमें लगा लो और आराम से बैठ जाओ। अब देखो इसमें होना क्या है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कोई स्टॉक ना लो, कोई ईटीएफ ना लो। तो अगर 1,000 महीने का है तो इधर से इस लिस्ट के थ्रू फॉलो कर लो। जब 2,000 की गुंजाइश हो तो रीट ऐड कर लेना, 3,000 की गुंजाइश हो तो इक्विटी फंड ऐड कर लेना, जो भी आपने जिसमें भी जाना है, दोनों में जाना है, गुड। और 5,000 की गुंजाइश हो तो गोल्ड फंड में भी आ जाना, और फिर लगे रहना, बस रुकना नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए, तो आपने कितना इन्वेस्ट किया? 1,20,00,000, और रिटर्न क्या मिला है? 2,26,00,000। ठीक है, क्या है डिसिप्लिन?
छोड़ो 5,000 को 15 साल इन्वेस्ट किया, 20 नहीं किया जी, ठीक है, तो 90 लाख आपका, और रिटर्न में क्या, 1,43,00,000। दिस इज द पार्ट। तो डोंट वरी, अगर आप उस ट्रेंड में नहीं आ रहे हो, आप घबराओ मत। आप ये मत सोचो कि जी मेरी पे तो इतनी है, मेरा खर्चा इतना है। मैं कहता हूं कि आप जो अफोर्ड कर सकते हो वो कर लो, लेकिन प्री रेक्विजिट के बगैर मत करना। प्री रेक्विजिट में क्या है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अगर नहीं है तो भाई स्टॉक में मत जाओ, किसी इन्वेस्टमेंट में मत जाओ। नहीं अफोर्ड कर रहे हो, सिर्फ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेके बैठो और वेट करो आपकी इनकम कब बढ़ती है। जब इनकम बढ़े तब तीसरे स्टेप्स पे आना। ये मत करना कि इंश्योरेंस के बगैर जंप ले लो, खुदा ना खास्ता कल को बीमारी गले पड़ गई, आप ना रहे तो जो भी था वो सब चला जाना है। समझ लग गई? तो मैं तो बड़ा यार बेसिक वे से आपको बताता हूं, आप उसको, और जो अमाउंट मैं करता हूं मैं एज्यूम करता हूं, ये एक जरूरी नहीं कि सबकी 50 ही हो। अब ऐसे बंदे भी हैं। अब एक साहब ने मुझे कुछ दिन पहले लिखा था कि मैं जी 3 लाख महीने की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप, मैंने पढ़ा भी था। तो ऐसे बंदे भी हैं। तो आप एक से दूसरे की सिचुएशन अब मिला नहीं सकते। सो आई एम श्योर कि अब आपको पता लग गया होगा कि आपके पास 1,000 भी अगर है ना महीने का, तो आप ऐसे चल लो। आप छोड़ो उन फार्मूलाज को, वो उनके लिए हैं जो वाकई उसमें फॉल करते हैं। हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं अपने लिहाज से आपको बता दूंगा कि ये आपकी सिचुएशन है, आप इस तरह चलो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको आंसर मिल गया होगा कि आई नो महंगाई बहुत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना करना भी सोल्यूशन नहीं है। करेंगे तो कुछ ना कुछ सेव करेंगे, और सेव करेंगे तो रिटायरमेंट के टाइम कुछ ना कुछ खाएंगे, वरना बैठे होंगे और फिर आपको पता ही है क्या होना है, ठीक है ना। चलें, तो आई थिंक आज की वीडियो फिर मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, मुझे फिर बताना, और अगर ईमेल भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।